नमस्ते मित्रों, अपने बात कर रहे थे पशु परिचर पार्ट बी, पशुपालन। देखिए मित्रों, पशु परिचर की जो नई परीक्षा तिथि है वो ध्यान रखना दिसंबर में होगी। तो नई परीक्षा तिथि घोषित हुई है, वो क्या है? दिसंबर, 15 दिसंबर से। अब तैयारी कैसे करें? तो अगर हम बात करें पशुपालन की, केवल और केवल पशुपालन की अगर हम बात करें तो यहाँ से परीक्षा में प्रश्न कितने आएंगे? 45। लेकिन मैं कहता हूँ 45 नहीं, 45 प्लस होंगे। 48 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं प्रश्नों की संख्या। अब तैयारी कैसे करें? तो राजस्थान में जो अपने पशुपालन है, तो पशुपालन की अगर हम बात करें तो केवल और केवल रिवीजन क्लास की अगर हम बात करें तो इसको अपने क्या कर सकते हैं? एक दिन में रिवाइज कर सकते हैं। कितने दिन में? एक दिन में संपूर्ण पशुपालन को। अब आपके पास टाइम कितना है? मान लो कम से कम 9 माह टाइम है। कितने महीने का टाइम है? 9 माह का टाइम है। अगर हम शेड्यूल के हिसाब से पशुपालन पढ़ें तो अपने कितने दिन में कंप्लीट कर सकते हैं? आराम से, बिल्कुल आराम से। अगर हम पशुपालन की बात करें, पशुपालन तो संपूर्ण पशुपालन अगर हम बात करें तो कितने दिन में पढ़ सकते हैं? बिल्कुल आराम से। आराम से अगर हम बात करें तो 20 से 25 दिन, 20 से 25 दिन में अपने अच्छे से इसको पढ़ सकते हैं। मान लो एक दिन में 5 या 4 पेज के हिसाब से अगर हम बात करें तो कितने दिन में अपने कवर कर सकते हैं इसको, पशुपालन को? 20 से 25। और 5 या 4 पेज है वो प्रत्येक दिन अगर हम बात करें 1 घंटे की, 1 घंटे में अपने इतना पढ़ सकते हैं। तो इसमें आपको किसी को भी टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल आराम से पशुपालन पढ़िए। जितना आपको, मैं तो कहता हूँ जितना आपने जो YouTube पे वीडियो है पशुपालन की, अगर आप प्रत्येक दिन उतना पढ़ते हो तो भी बहुत है, तो भी बहुत ज़्यादा है। जैसे अपनी ये छोटी क्लासें पूरी हो जाएगी, उसके बाद अपने एक टॉपिक की एक ही वीडियो डालेंगे जिसमें कवर करेंगे अपने संपूर्ण। ठीक है, जैसे गाय की अपने 4 वीडियो डाल दी है, या 2 डाल दिए या 3 डाल दिए, तो उसके बाद में जैसे अपनी संपूर्ण पशुपालन पूरी हो जाएगी उसके बाद अपने क्या करेंगे? केवल और केवल 1 घंटे या 1.5 घंटे के अंदर वो संपूर्ण क्लासें पढ़ेंगे। जैसे दूध की अपनी बात करें तो 5 या 6 क्लासें डाली हुई है, तो उसको एक ही क्लास में कवर करेंगे, चाहे 1 घंटा लगे चाहे 2 घंटे लगे, बिल्कुल आसानी से। तो इसी हिसाब से आपको पढ़ना है, ज़्यादा नहीं है। पशुपालन बहुत ही कम मैटर है और पर्सन भी अधिक है, 45 प्लस पर्सन आएंगे। जैसे अभी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में 20 पर्सनों बोले हुए थे, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में पशुपालन के, लेकिन पर्सनों की संख्या कितनी थी? 22। तो ये देख लो। तो इसमें एक पशुपालन हो गया, एक राजस्थान जी के भूगोल में भी पशुपालन एक टॉपिक है, तो वहाँ से भी प्रश्न पूछेंगे। तो ऐसा करके अपने 45 प्लस प्रश्न आएंगे। तो आज अपने बात करेंगे, आज की अपनी क्लास रहेगी ऊंट की प्रमुख सामान्य जानकारी व नस्लें। देखिए मित्रों, अपने वो ही पढ़ेंगे जो पीछे वीडियो में नहीं पढ़ा है, समझे? अपने एक टॉपिक करवाया हुआ पीछे राजस्थान भूगोल का, राजस्थान के प्रमुख प्रतीक चिन्ह, और उस प्रतीक चिन्ह में अपने क्लास है एक ऊंट की। किसकी है? ऊंट की है। तो जहाँ अपने जितना हमने ऊंट में पढ़ाया पीछे की क्लास में प्रतीक चिन्ह में, तो वो अपने छोड़कर बाकी सारी की सारी मुख्य या सामान्य जानकारी व नस्लों की मुख्य विशेषता के बारे में बात करेंगे आज। तो शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास ऊंट। देखिए मित्रों, ऊंट की अगर हम बात करें तो ऊंट की सामान्य जानकारी व प्रमुख नस्लें। ऊंट का वैज्ञानिक नाम आता है एक कुब्बड़ वाले ऊंट का, एक कुब्बड़ वाले ऊंट का। तो उसका नाम है कैमेलस ड्रोमेडेरियस, कैमेलस ड्रोमेडेरियस।
गुणसूत्रों की संख्या अगर हम बात करें तो कितनी रहेगी, 74 रहेगी। ऊंट का कूल अगर हम बात करें तो वो क्या रहेगा, कैमेलिडी। क्या रहेगा, कैमेलिडी। अब ध्यान रखना ऊंट का कूल क्या है, कैमेलिडी है, जबकि गाय, यहाँ मैं लिख देता हूँ, गाय, भैंस, भेड़ और बकरी, इनका चारों का कूल अगर आपसे पूछे तो इनका चारों का कूल क्या रहेगा, तो इनका कूल रहेगा क्या, बोविडी। क्या रहेगा, बोविडी। कूल क्या है इनका, बोविडी। तो ऊंट किस कूल का है, कैमेलिडी कूल का है, जबकि गाय, भैंस, भेड़, बकरी किस कूल के हैं, तो बोविडी कूल के पशु है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो दो कुबड़ वाले ऊंट, दो कुबड़ वाले ऊंट का वैज्ञानिक नाम है कैमेलस बैक्टीरियंस, और गुणसूत्रों की संख्या कितनी रहेगी, 70 रहेगी। कितनी, 70। अगर आपसे सीधा प्रश्न पूछे कि ऊंट में गुणसूत्रों की संख्या, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यह आपको ध्यान रखना है कितने रहेगी, 74। अगर आपसे पूछे दो कुबड़ वाले ऊंट में गुणसूत्रों की संख्या तो कितनी रहेगी, 70। अगर आपसे पूछे एक कुबड़ वाले ऊंट के में गुणसूत्रों की संख्या या फिर ऊंट में गुणसूत्रों की संख्या, तो क्या रहेगा सही उत्तर, 74। अब ये जो दो कुबड़ वाला ऊंट है, दो कुबड़ वाला ऊंट है, ये ध्यान रखना केवल और कहाँ पाए जाते हैं, लद्दाख क्षेत्र में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, लद्दाख क्षेत्र में, लद्दाख क्षेत्र में। ठीक है, अब अपने ऊंट की पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं। ऊंट का सामान्य नाम क्या है, जो अपने स्थानीय भाषा में कहते हैं तो इसे कहते हैं रेगिस्तान का जहाज। ऊंट को राज्य पशु का दर्जा कब दिया गया, तो यह भी अपने पीछे पड़ा हुआ है, 19 सितंबर 2014 को इसको राज्य पशु का दर्जा दिया गया था। ऊंट है यह राज्य पशु की श्रेणी का है, तो ध्यान रखना पशुधन श्रेणी का है, पशुधन श्रेणी का है। और एक राज्य पशु है अपना कौन सा, चिंकारा। राज्य पशु क्या है, चिंकारा। वो किस श्रेणी का हो जाएगा, वन्यजीव श्रेणी का। दिसंबर 2014 में ऊंट वध रोक अधिनियम बनाया गया था, और 19 सितंबर 2014 में इसे क्या किया गया था, राजस्थान का राज्य पशु का दर्जा दिया गया था। ये ध्यान रखना। नेक्स्ट अगर हम बात करें मित्रों, तो मादा ऊंट, यह एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में प्रश्न पूछा गया है, तो ध्यान रखना मादा ऊंट है वो गर्भधारण आयु, मादा ऊंटनी या ऊंट है अपनी, तो उसकी गर्भधारण आयु कितनी रहेगी, 3 से 4 वर्ष। नर ऊंट, यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि नर ऊंट प्रजनन योग्य आयु, नर ऊंट है उसकी प्रजनन योग्य आयु कितनी वर्ष बाद होती है, तो 5 से 6 वर्ष बाद वो प्रजनन के लिए तैयार हो जाता है या परिपक्व हो जाता है। अब ध्यान रखना प्रजनन के काम आने वाले ऊंट को माही ऊंट कहा जाता है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रजनन के काम आने वाले ऊंट को कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, माही ऊंट। जबकि जो बद्याकृत नर ऊंट है उसे क्या कहते हैं, गिल्डिंग, उसे क्या कहते हैं, गिल्डिंग। तो यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि बद्याकृत नर ऊंट को कहते हैं गिल्डिंग। क्या कहते हैं, गिल्डिंग। यह प्रश्न एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में भी यह भी प्रश्न पूछा गया है कि ऊंट के मध्य या गर्मी या पीरियोडिकल सेक्सुअल को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, रट या मस्त। क्या कहते हैं, रट या मस्त कहते हैं। ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अपने कह सकते हैं मादा ऊंट का शरीर भार कितना होता है, तो मादा ऊंट का शरीर भार है वो 4 से 6 क्विंटल है, जबकि नर ऊंट का जो शरीर भार है वो 5 से 7 क्विंटल है। और नवजात जो शिशु है जिसे अपने टोडियो कहते हैं, नवजात शिशु ऊंट का, तो उसका वजन होता है 35 से 40 किलोग्राम, 35 से 40 किलोग्राम। ऊंट रोजाना पानी पीता है, यह प्रश्न भी आपको ध्यान रखना, 18 से 36 लीटर। ऊंट रोजाना कितना पानी पीता है, 18 से 36 लीटर। जबकि ऊंट एक बार में कितना पानी पी जाता है, तो एक बार में 135 लीटर पानी पी सकता है ऊंट। ये ध्यान रखना। ऊंट को प्रत्येक दिन या प्रतिदिन नमक कितना देना चाहिए, तो ऊंट को नमक की आवश्यकता होती है 75 से 150 ग्राम प्रतिदिन। 75 से 150 ग्राम प्रतिदिन नमक की क्या होती है, आवश्यकता होती है। नेक्स्ट अगर अपने मित्रों बात करें
ऊंट के शरीर पर जो बारीक बालों की परत होती है वो होती है इंसुलेटर या विद्युत की कुचालक। तो ऊंट के शरीर पर जो बारीक बालों की परत होती है वो क्या होती है? इंसुलेटर या विद्युत की कुचालक होती है, विद्युत की कुचालक होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ऊंट के मध्य एक कुबड़ होता है, कुबड़ उठा हुआ भाग होता है। तो उसमें क्या होता है? वश्य ऊतक होते हैं। उसमें क्या पाए जाते हैं? वसा के ऊतक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? वसा के ऊतक पाए जाते हैं। इसी के कारण ऊंट 10 दिनों तक बिना पानी पिए रह सकता है। तो यह इसकी क्या है? मुख्य ऊर्जा का साधन है। वो क्या है? कुबड़ है। तो कुबड़ मुख्य ऊर्जा का साधन। अगर आपसे पूछे ऊंट की ऊर्जा का मुख्य साधन है तो वो क्या माना जाता है? कुबड़ है, क्योंकि इसमें क्या पाए जाते हैं? वश्य ऊतक पाए जाते हैं, वसा के ऊतक होते हैं। इसलिए ऊंट है ये कितने दिनों तक बिना पानी पिए रह सकता है? 10 दिनों तक। 10 दिनों तक बिना पानी रह सकता है, रह सकता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और ये जो कुबड़ है, ऊंट के जो कुबड़ है, इसके अगर आकार की बात करें तो आकार में ऊंचा कितना होता है? यह कुबड़ कितना ऊंचा होता है? तो ध्यान रखना, ऊंचाई होती है 50 सेमी। कितनी होगी? 50 सेमी। 50 सेमी। अगर हम बात करें इसका घेरा कितना होता है, इसका घेरा कितना होता है? तो घेरा होता है 200 सेमी। कितना होगा? 200 सेमी। लेकिन यह आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा, केवल इतना ध्यान रखना, ऊंट की ऊर्जा का मुख्य साधन क्या है? तो वो कुबड़ है। और कुबड़ में क्या पाए जाते हैं? वसा के ऊतक पाए जाते हैं। इसलिए ऊंट क्या है? 10 दिनों तक बिना पानी पिए रह सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये ध्यान रखना, यह आपसे पूछा जा सकता है कि ऊंट पर कुल खर्चा कितना आता है? तो 60 से 70% खर्चा आता है। कितना आता है? 60 से 70। अगर ऊंट 100 रुपये कमाता है तो उसमें से 60 या 70, 60 से लेकर 70 रुपये उस पर खर्चा आ जाता है। ये ध्यान रखना। एक सर्दी की रात में औसत दूरी, मतलब एक सर्दी की रात में ऊंट कितनी दूरी तक चल सकता है? तो वो कितना चल सकता है? 60 से 90 किलोमीटर। कितना चल सकता है? 60 से 90 किलोमीटर। अगर हम बात करें ऊंट प्रति घंटा कितने किलोमीटर चल सकता है? तो 3 से 5 किलोमीटर। 3 से 5 किलोमीटर प्रति घंटा चल सकता है। यह भी आपको ध्यान रखना है। एक घंटे में ऊंट कितने किलोमीटर चल सकता है? 3 से 5 किलोमीटर। और एक सर्दी की रात में ऊंट कितने किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है? तो वो 60 से 90 किलोमीटर। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ऊंट में जो चारा है तो वो शरीर भार का सूचक चारा है, वो कितना खा सकता है? तो वो कितना दिया जाता है? 1.5 से 2%। ऊंट को शरीर भार का सूचक चारा 1.5 से 2% दिया जाता है। हरा चारा अगर हम बात करें तो वो कितना रहेगा? इसमें 25%। कितना रहेगा? 25%। नेक्स्ट, ऊँटनी का जो दूध है, दूध उत्पादन की अगर हम बात करें तो 4 से 6 लीटर प्रतिदिन। 4 से 6 लीटर प्रतिदिन। और यह जो ऊँटनी का दूध है इसमें कौन से तत्व पाए जाते हैं? तो एक लाइसोजाइम तत्व पाया जाता है, दूसरा इंसुलिन तत्व पाया जाता है। इंसुलिन तत्व पाया जाता है। और एक विटामिन पाई जाती है, कौन सी? विटामिन सी। विटामिन सी। ऊँटनी का जो दूध है ये ध्यान रखना मधुमेह है, मधुमेह रोगियों के लिए उपयुक्त है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ऊँटनी का दूध है वो किस काम में लिया जाता है? मधुमेह रोगियों के लिए उपयुक्त है। या परीक्षा में पूछा जा सकता है कि ऊँटनी का दूध पीने की सलाह डॉक्टर देते हैं, किस रोगी को देते हैं? तो मधुमेह रोगी को देते हैं। नेक्स्ट ध्यान रखना, इसमें सर्वाधिक कौन सी विटामिन पाई जाती है? तो विटामिन सी पाई जाती है। यह ध्यान रख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इंसुलिन, इंसुलिन आपसे पूछा जा सकता है कि इंसुलिन सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। तो इंसुलिन की सर्वाधिक मात्रा किसके दूध में पाई जाती है? तो ध्यान रखना, किसके दूध में पाई जाती है? ऊँटनी के दूध में।
पीछे हम पढ़ चुके हैं कि ऊँटनी के दूध की एकमात्र डेयरी है वो कहाँ पर है, जोड़बीड़ बीकानेर में है, ये भी ध्यान रखना। लेकिन ऊँटनी का दूध है, इसका कभी दही नहीं बनता, ऊँटनी के दूध का कभी दही नहीं बनता, ये अपने पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट ध्यान रखना, ऊँट है ये पानी पीने के बाद लाल रक्त कणिकाओं का आकार बढ़ जाता है, तो वो कितने प्रतिशत बढ़ जाता है, 240%। ऊँट जब पानी पीता, पानी पीने के बाद लाल रक्त कणिकाओं आकार बढ़ जाता है। आपसे सीधा सा प्रश्न पूछा जा सकता है कि ऊँट के द्वारा पानी पीने के बाद लाल रक्त कणिकाओं का आकार बढ़ता है या घटता है, यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसमें क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और बढ़ता कितना है, 240%। यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट ध्यान रखना, ऊँट का जो नवजात शिशु है उसे क्या कहते हैं, काफ कहते हैं। ऊँट में निषेचन की क्रिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऊँट में निषेचन की क्रिया कॉपुलेशन, निषेचन की क्रिया क्या कहलाएगी, कॉपुलेशन। एक ऊँट का ध्यान रखना है और दूसरा किसका ध्यान रखना, भेड़ का। भेड़ का क्या था, टूपिंग या समागम। तो ऊँट में निषेचन की क्रिया क्या कहलाती है, कॉपुलेशन। ऊँटनी के ब्याने की क्रिया है वो क्या कहलाएगी, काविंग कहलाएगी। गाय है, भैंस है, बकरी है और ऊँट में ब्याने की क्रिया क्या है, काविंग है। मान्यता प्राप्त नस्लों की अगर हम ऊँट की बात करें तो वो कितनी रहेगी, 9 रहेगी। कितनी है, 9 है। एक आती है बीकानेरी, जैसलमेरी, मारवाड़ी, मेवाड़ी, कच्छी, सांचौरी, मालवी, खुराई, मेवाती। यह मुख्य रूप से ऊँट की मान्यता प्राप्त नस्लें। तो बीकानेरी, जैसलमेरी, मारवाड़ी, मेवाड़ी, कच्छी, सांचौरी, मालवी, खुराई, मेवाती। तो ये ध्यान रखना, मेवाती गाय की भी नस्ल है जिसे कोसी नाम से जाना जाता है। एक मालवी नस्ल है, यह भी गाय की नस्ल है और ऊँट की भी है। एक सांचौरी है, यह भी गाय की और ऊँट की नस्ल है। एक ध्यान रख लेना, मारवाड़ी है, यह भेड़ की नस्ल है, और जैसलमेरी है, यह भेड़ की नस्ल भी है और किसकी नस्ल है, ऊँट की नस्ल भी है। भारत में ऊँटों की दृष्टि से एकाधिकार है राजस्थान का, यह भी आप अपने पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। राजस्थान में सर्वाधिक ऊँट अगर हम बात करें तो किस जिले में है, तो वो किस जिले में है, जैसलमेर जिले में है। राजस्थान में न्यूनतम ऊँटों की बात करें तो वो किस जिले में है, प्रतापगढ़ में है। ऊँटों की अगर हम बात करें तो ऊँटों के देवता अगर हम बात करें तो वो पाबू जी हैं, पाबू जी, ठीक है। ऊँटों की देवी अगर हम बात करें तो वो अंता देवी है। कौन सी देवी है, अंता देवी है। और अंता देवी है, इनका जो मंदिर है वो कहाँ पर है, इनका मंदिर कहाँ पर है, तो इनका मंदिर है बीकानेर में। कहाँ पर है, बीकानेर में। नेक्स्ट मित्रों, अगर हम बात करें प्रमुख नस्लों की, प्रमुख नस्लों में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आती है कौन सी नस्ल, बीकानेरी नस्ल। कौन सी, बीकानेरी नस्ल। बीकानेरी नस्ल है, इसे झीपरा के नाम से भी जाना जाता है। बीकानेरी नस्ल को किस नाम से जाना जाता है, झीपरा के नाम से भी जाना जाता है। मुख्य विशेषता की अगर हम बात करें तो इसका रंग कैसा है, भूरा यानी काले जैसा, हल्के काले जैसा। तो भूरा है यानी हल्के काले जैसा। इसकी ऊंचाई आपको ध्यान रखनी है 10 से 12 फीट, 10 से 12 फीट, मतलब सबसे ऊंची नस्ल है ये, सबसे ऊंची नस्ल है ऊँट की। ऊँट की सबसे ऊंची नस्ल है। ऊंचाई कितनी है, 10 से 12 फीट। इसका जो शरीर है वो कैसा है, गठीला है, मजबूत है। आंखें, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आंखें गोल, बड़ी चमकदार, बाहर निकली सी। तो इसकी आंख कैसी होती है, आंख होती है गोल, बड़ी चमकदार, बाहर निकली, ये ध्यान रखना। और दूसरी विशेषता यह ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, खोपड़ी गोलाकार वह उठी हुई आगे की ओर ख़त्म होती है, वहाँ एक गड्ढा पाया जाता है जिसे स्टॉप कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, स्टॉप कहते हैं। तो यह परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि ऊँट के किस नस्ल में स्टॉप पाया जाता है, तो किस में, बीकानेर। यह आपसे पूछा जा सकता है, ऊँट की किस नस्ल की खोपड़ी गोलाकार व उठी हुई आगे की ओर ख़त्म होती है, वहाँ एक गड्ढा पाया जाता है जिसे स्टॉप कहते हैं। तो वो कौन सी नस्ल है, तो बीकानेरी नस्ल है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यह विश्व की सबसे सुंदर नस्ल, यह भी परीक्षा में
पूछे जाने वाला प्रश्न है कि विश्व की सबसे सुंदर ऊंट की नस्ल है, तो वो कौन सी है? बीकानेरी है। इसकी उपयोगिता की अगर हम बात करें, इसकी उपयोगिता ये किस काम में लिया जाता है? एक तो सवारी के काम में लिया जाता है, एक भारवाहक के काम में लिया जाता है, लगभग अपने कहे तो सभी कामों में, जैसे बोझा ढोने के लिए, कृषि कार्य करने के लिए, और भारवाहक के लिए और सवारी के लिए, तो सभी कामों के लिए उपयोगी नस्ल है ऊँट की कौन सी? बीकानेरी। नेक्स्ट अगर हम बात करें मित्रों तो जैसलमेरी नस्ल, कौन सी नस्ल आती है? जैसलमेरी नस्ल। तो जैसलमेरी है, यह ध्यान रखना, नाचना जैसलमेर का, और नाचना जैसलमेर यह सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। यह किसके लिए प्रसिद्ध है? सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। यह ऊंट परीक्षा में पूछा गया है कि सुंदरता के लिए ऊंट की प्रसिद्ध नस्ल है, तो वो कौन सा नस्ल है? नाचना जैसलमेर का जैसलमेरी नस्ल है। यह ध्यान रखना। कहाँ का प्रसिद्ध है? नाचना का है। नाचना कहाँ पर है? जैसलमेर में। तो नाचना का जो ऊंट है वो सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, और यहाँ की नस्ल आती है कौन सी? मुख्य रूप से जैसलमेरी। इसका रंग कैसा है? विशेषता में तो भूरा रंग है, और ऊंचाई कितनी है? 7 से लेकर 9 फीट है। इसका शरीर है वो कैसा है? छोटा है, पतला है। लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट आती है, वो मुख्य विशेषता मानी जाती है, वो ये है कि इसकी जो आँख होती है वो सिर से बड़ी होती है। आँख है वो सिर से बड़ी होती है। ऊँट की कौन सी नस्ल है जिसकी आँखें सिर के अनुपात में बड़ी होती है? तो वो कौन सी नस्ल है? जैसलमेरी। नेक्स्ट इसकी वेरी इंपॉर्टेंट नस्ल विशेषता आती है, वो आती है पैर पतले व हड्डियाँ छोटी। पैर पतले व हड्डियाँ छोटी, पाँवों के तलवे भी छोटे व हल्के होते हैं। इसकी उपयोगिता की अगर हम बात करें, मतलब ये किस काम में आता है? तो ये सेना के लिए काम में लिया जाता है, पुलिस के कार्यों के लिए भी ये अच्छी नस्ल है, सर्कस के लिए भी अच्छी नस्ल है, दौड़ के लिए भी अच्छी नस्ल है, और सर्वाधिक तेज गति से चलने वाली नस्ल है ऊँट की। तो वो कौन सी है? जैसलमेरी। या आपसे पूछा जा सकता है, ये अपने वैसे तो पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं कि सवारी के लिए कौन सी नस्ल, कहाँ के ऊँट प्रसिद्ध है? सवारी के लिए, सवारी के लिए अगर हम बात करें ऊँट, तो वो है फलोदी के प्रसिद्ध है। कहाँ के? फलोदी जोधपुर। लेकिन वर्तमान में फलोदी अपनी क्या है? एक जिला है। तो यहाँ ध्यान रखना, सवारी के लिए ऊँटों की प्रसिद्ध नस्ल या फिर कहाँ के प्रसिद्ध है? तो वो कहाँ के प्रसिद्ध है? फलोदी जोधपुर के। ये ध्यान रखना। नेक्स्ट अगर हम बात करें नस्ल आती है तो मेवाड़ी नस्ल आती है। मेवाड़ी है, यह मेवाड़ उदयपुर इसका क्या माना जाता है? उत्पत्ति स्थान, और यहाँ पाई जाती है मेवाड़ी नस्ल, मेवाड़ उदयपुर। मुख्य विशेषता, इसका रंग कैसा है? भूरा है, मजले आकार का है, छोटे, पतले, सुस्त व मजबूत है। मजले आकार का मतलब छोटे आकार का है, और साथ में कैसे है? पतले है। इसके साथ में ध्यान रखना, सुस्त है और मजबूत है। लेकिन मुख्य विशेषता वो क्या रहेगी इसकी? तो मुख्य विशेषता ये रहेगी, नीचे का होठ गिरा हुआ। तो ऊँट की वह कौन सी नस्ल है, या फिर ऊँट की किस नस्ल की मुख्य विशेषता है कि उसके नीचे का होठ गिरा हुआ, तो वो कौन सी नस्ल है? मेवाड़ी नस्ल है। वेरी इंपॉर्टेंट। आँखें है वो कैसी है? छोटी है। सिर है वो क्या है? बड़ा। ये ध्यान रखना, सिर क्या है इसका? बड़ा है। तो ये इसकी एक दूसरी विशेषता, मुख्य विशेषता वो क्या है? सिर बड़ा है। वह कैसा है? भारी है। सिर बड़ा, भारी, गर्दन छोटी व मोटी, यह विशेषता इसकी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो एक तो इसकी मुख्य विशेषता है नीचे का होठ गिरा हुआ, दूसरी ध्यान रखना सिर बड़ा होता है और भारी होता है, और तीसरी विशेषता इसकी मुख्य क्या मानी जाती है? गर्दन छोटी व मोटी, और घने बालों से ढकी या सख्त मोटे बाल होते हैं। घने बाल, सख्त मोटे बाल, ये ध्यान रखना। और इसका कार्य क्या होगा? वो एक कृषि के लिए काम में लिया जाता है। यह ऊँट किस कार्य के लिए? कृषि कार्य के लिए, बोझा ढोने के लिए, भार ढोने के लिए ये उपयोगी है। तो मित्रों, यह थी आज की अपनी छोटी सी क्लास ऊँट से संबंधित। तो दोनों क्लासों को मिलाकर अगर हम बात करें तो ऊँट की मुख्य विशेषता और ऊँट हो चुका यहाँ पर कंप्लीट।
तो नेक्स्ट मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। अगर वीडियो मित्रों आपको अच्छी लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, अपने भाई बंधुओं के साथ शेयर करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।